स्वागत है आप लोगों का वापस से एक बार अपने खुद के चैनल पर। हम लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू करा था, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले अपनी रिवीजन सीरीज में। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेता है। ओके, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, राइट अ नोट ऑन गिसिप मेजनी। ओके, उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस हो चुका है। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थर्ड पार्ट डिस्कस हो चुका है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिस्कस हो चुका है। एंड वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स ऑल्सो इन आर प्रीवियस वीडियो। ओके, ये कैवर वाला डिस्कस नहीं करा था अभी मैंने, बिकॉज ये मैं पीवाईक्यूज के थ्रू कवर करूंगा। उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया कैवर से रिलेटेड, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, होप सो क्लियर होगा इतना। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, इसको तो ट्रिपल स्टार मार्क कर लो आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं लर्न करवा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। ओके, थर्ड आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हु वर मैरियाने एंड जर्मेनिया। ओके, एंड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेट। क्या इंपॉर्टेंस है जिस वे में उनको पोर्ट्रेट किया गया, एंड मैरियाने कौन थी और जर्मेनिया कौन थी। देखो क्या था ना, सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि दैट 18th और 19th सेंचुरीज के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट करा जैसे कि कंट्री क्या हो, एक पर्सन हो। ओके, एंड पर्सन में भी दे रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज अ फीमेल फिगर। ओके, they portrayed as a female figure. This is the common point. If you will write it then fine, if you will not write it then also it's fine. ठीक है, इसका मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, फ्रांस में मैरियाने, देखो क्वेश्चन क्या है, हु वर मैरियाने। ठीक है, सो इन फ्रांस शी वॉज मैरियाने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। ठीक है, हु विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। तो फ्रांस में एज अ नेशन किस फीमेल एलिगरी को या किस फीमेल को प्रेजेंट करा गया या पोर्ट्रेट किया गया, यू कैन से मैरियाने। ओके, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। सेकेंडली, मैरियाने को मतलब मैरियाने के जो स्टैच्यूज हैं उनको इंस्टॉल किया गया पब्लिक स्क्वायर्स पे, मीन्स चौराहे वगैरह पे स्टैच्यूज लगाए गए। एंड इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू। ओके, ठीक है, इमेजेस मार्क करी गई और स्टैच्यूज लगाए गए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रांस, मैरियाने, इमेजेस, स्टैच्यूज पब्लिक स्क्वायर्स पे एंड मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू। गॉट इट? ठीक है, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, जर्मेनिया। जर्मेनिया कहाँ की थी भाई? एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। ओके, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में जर्मेनिया में काफ़ी ज़्यादा जो जर्मेनिया की जो इमेज है उसको प्रॉपरली आपको स्टडी करना है। एक सेक्शन है आपका लास्ट में, लास्ट सेक्शन जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर के, उसमें जो जर्मेनिया की इमेज बनी है उसके जो भी जितने भी आइटम्स उसने वियर करे हैं, दैट यू शुड नो प्रॉपरली। ठीक है, बिकॉज उससे एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में भी, एंड 1 मार्क में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा है आई थिंक। ओके, आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जर्मेनिया वियर करती है क्राउन ऑफ ओक लीव्स बिकॉज ऑफ जर्मन ओक स्टैंड्स ऑफ फॉर हीरोइज्म, दैट्स वाई ओक लीव्स याद रखना है, ओक लीव्स। जर्मेनिया एक क्राउन पहनती है ओक लीव्स का। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जर्मन ओक का मतलब क्या होता है आपका हीरोइज्म। ओके, सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैरियाने से रिलेटेड, मैरियाने कहाँ की थी? फ्रांस की। ठीक है, एंड देन जर्मेनिया एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन, मैरियाने एलिगरी ऑफ फ्रांस नेशन एंड जर्मेनिया एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मेनिया जो है ओकलीव्स का क्राउन पहनती थी एंड जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जर्मेनिया ओकलीव्स का क्राउन पहनती थी एंड जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ओके, होप सो याद हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जर्मन यूनिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दैट वी विल कवर थ्रू पीवाईक्यू, अभी के लिए स्किप करेंगे, उसमें प्रॉपर आंसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, दिस क्वेश्चन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क कर लो इसको, ट्रिपल स्टार। ओके, व्हाट चेंजेस, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। हाँ, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूसेस, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम लोग अभी कल कल को, ठीक है, हाँ कल इवनिंग में नाइट के टाइम पे हम लोग एक एमसीक्यू का क्विज मैनिया करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्विज मैनिया। ठीक है, सो 9 PM पे हमारा ये क्लास होगी। कल नहीं, आज ही कर लेते हैं इसको, टुडे आज ही करेंगे। ठीक है, आज 9 PM पे एक क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। ठीक है,
सो आप लोग सब लोग ज्वाइन होना उसमें, आपको 9 PM के अराउंड आपका लाइव वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोग उसको ज्वाइन करना और देखना कि आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हो क्वेश्चंस को। काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, वैसे मैंने 150 प्लस क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे, 150 नहीं, अराउंड 200 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे इस चैप्टर के MCQ, जिसमें से मैं सेलेक्टिव 50 क्वेश्चंस क्विज मैनिया में पूछूंगा, ठीक है, एज अ क्विज करवा दूंगा आपको। सो आप लोग चेक करना कि कितना आपका परफॉर्मेंस रहा, कैसा रहा, ठीक है। अगर 35-40 प्लस भी रह रहा है तो उसको ट्राई करो कि 50 आउट ऑफ 50 हो जाए, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर 1 मार्क में कुछ भी उठा के पूछ सकता है, उसके पास कोई लिमिट नहीं है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स में उसके पास एक बाउंडेशन हो जाती है कि हाँ भाई इतना ही वो करिकुलम से इतना बड़ा आंसर उसको पूछना है, तो कोई वो डिटेल्ड में ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आप लिख लेते हो इजीली। बट MCQ और 1 मार्क के क्वेश्चन में फंस जाता है बच्चा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे, ठीक है, 9 PM, ओके। चलिए विदाउट अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इस आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कौन कौन से चेंजेस थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला, सिविल कोड ऑफ 1804, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सिविल कोड एंड ईयर, सिविल कोड 1804, इसी को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड याद रखना है, ठीक है। ईयर भी याद रखना है, 1804, ओके। इसने क्या करा, सारे के सारे प्रिविलेजेस को जो बर्थ के बेसिस पे थे उनको एबॉलिश कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एबॉलिश ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सेकेंड, established equality before the law, equality before the law establish कर दिया। and the third one, secured the right to property, it's super duper important, I am saying again and again, ठीक है। नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 से क्वेश्चन बहुत बार पूछा, एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है, और ये क्वेश्चन तो वो पूछ ही सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि नेपोलियन ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो है मेजर्स इंट्रोड्यूस करे थे, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसमें तो पूछेगा ही पूछेगा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स में सिविल कोड ऑलरेडी पूछ चुका है एग्जामिनर, कई बार आपको PYQs में देखने को मिल जाएगा, ओके। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड abolished all the privileges based on birth, नंबर 1, जितने भी प्रिविलेजेस थे बर्थ के बेसिस पे उनको एबॉलिश कर दिया। नंबर 2, सिंप्लीफाइड कर दिया, सॉरी, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसने, नेपोलियनिक कोड के थ्रू इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नंबर 3, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, सेकंड मेजर क्या इंट्रोड्यूस करा, नेपोलियन ने सिंप्लीफाइड कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, कहां पर, कुछ नेशंस में उसने सिंप्लीफाइड कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिला, लोगों ने काफी ज्यादा उसका सपोर्ट करा, इतना ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से भी हुआ था वो, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था, इसने डिविजन्स कौन कौन से कंट्री में इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया था, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, एक दो नेम्स याद रख लो फिर एटसेट्रा ठोक देना, ओके। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच रिपब्लिक, इटली, कोई भी दो नेम एटसेट्रा, दैट्स इट। सिविल कोड इंट्रोड्यूस करा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई करा, इतना अभी याद रखना है, ओके। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया और पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से। मतलब अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज को याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, तो एक काम करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख दोगे, पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम, एक टर्म बस ये याद रख लो, फ्यूडल सिस्टम, feudal system was abolished and peasants were freed, okay, full stop, that's it, okay. And the another one is very important, guild restrictions were removed in towns। पहले क्या होता था ना, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे बहुत ज्यादा, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे। गिल्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना, किसका, यहाँ पर बात हो रही है मर्चेंट्स की, ठीक है। तो मर्चेंट्स के ग्रुप बनाने पे पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, बट नेपोलियन ने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, सारे मर्चेंट्स खुश हो गए, सारे बिजनेसमैन खुश हो गए, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिविल कोड ऑफ 1804 लाया था नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए उसमें आपका सिविल कोड था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स उसने सिंप्लीफाइड कर दिए थे, ओके। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा, या इटली, जर्मनी एटसेट्रा, ओके। नंबर 3, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया, रिपीट वंस अगेन, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए, गॉट इट, ठीक है। होप सो क्लियर होगा और याद हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूवमेंट्स वर मेड इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव्ड। किसने किया था सर, नेपोलियन ने। सर कब किया था, जब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, ओके, ठीक है।
याद हो गया 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट फिफ्थ वन, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स, मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, कॉमन नेशनल करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉज, कॉमन नेशनल करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। होप सो याद हो गया होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इन सब चीजों की वजह से इट फैसिलिटेटेड द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इससे क्या हुआ, गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली होने लग गया। ओके, ये 5 पॉइंट्स है बेटा, मैं बता रहा हूं बार बार आपको। एक सेकंड, इसको थोड़ा लेस जूम करके पूरा क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूरे 5 के 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आंसर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं इस वीडियो में भी लिंक अटैच कर दूंगा पीडीएफ का, तो सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड रिवाइज इट लेटर ऑन, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट आंसर अपना है एक्सप्लेन व्हाट इज मींट। अच्छा ठीक है, ये भी हम पीवाईक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन छूटे हैं, मुझे याद है, डोंट वरी, सब पीवाईक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे, जो भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट 8th, जो इटली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन है, एंड देन आपका जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है, ये भी हम नोट से कवर करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे बल्कन्स वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर ने कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी आज के लिए, चूज 3 एग्जाम्पल्स। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आया है ये प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं आपको कौन से ईयर में आया, तो मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं आ रहा। चूज 3 एग्जाम्पल्स टू शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। कैसे नेशनलिज्म ग्रो हुआ, ओके, कल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था उसमें, ओके। तो हमें एग्जाम्पल से लेके समझाना है, उसको बताना है। कल्चर की बात करेंगे यहाँ पर, लैंग्वेज देखेंगे, एंड देन म्यूजिक एंड डांस, ओके। आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप हुई, आपको याद रखना है। आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप हुई, सिंपल, ओके। रोमांटिसिज्म, एक कल्चरल मूवमेंट आया, रोमांटिसिज्म, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप हुए। सो सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो कि दैट बिकॉज ऑफ आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक और रोमांटिसिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप्ड, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। बिकॉज ऑफ आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक और रोमांटिसिज्म द नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप्ड, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, याद हो गया होगा, होप सो। नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए। रशियन ऑक्यूपेशन करने के बाद, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जो पोलिश लैंग्वेज है उसको फोर्स किया गया था। आपको पता है स्कूल्स वगैरह पर आपने पढ़ा होगा कि पोलिश लैंग्वेज को फोर्स किया जा रहा था। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। पोलिश लैंग्वेज को फोर्स करने के बाद, पोलिश लैंग्वेज को हटाने के बाद, ठीक है, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया सब जगह पर, तो सब लोग भड़केंगे ही ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कि भाई जो पोलिश लोग हैं वो भड़क गए, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो गलत बात है, ओके। मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड, क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, ओके। सो यहाँ से आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है कि लैंग्वेज ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भाई, किसमें, नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करने में। सो लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। After Russian occupation, Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere, and this played crucial role in developing the feeling of nationalism in Europe. Is that clear? ठीक है। Then music and dance की बात करते हैं, तो romantics such as German philosopher Herder, यहाँ पे romantics जो मैं word यूज कर रहा हूँ ये गलत जगह पे मत ले जाना, ठीक है। ये जो पोइट्री के थ्रू, अपनी पेंटिंग के थ्रू जो नेशनलिज्म फीलिंग को डेवलप करने वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर हर्डर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, ओके। तो यहाँ पर से आपको क्या याद रखना है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ये हर्डर कौन थे, ओके। सो जर्मन फिलोसोफर थे, याद रखना है। तो रोमांटिक्स ने क्या करा, आपका म्यूजिक एंड डांस के थ्रू भी नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए लोगों के अंदर कोशिश करी, ओके। कैसे, थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस एटसेट्रा, ओके, अंडरस्टूड। सो होप सो याद हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, कल्चर, आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक डेवलप्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स, रोमांटिसिज्म भी आप ऐड कर सकते हो इसमें।
Then language also played a crucial role in developing nationalist sentiments. After Russian occupation, Polish language when forced out from the schools, Russian language imposed everywhere. This led to the creation of nationalism feelings in the people, ठीक है, among the people you can say. And number 3, music and dance. Romantics such as German philosopher Herder, यहाँ पे नेम कोट तभी करना जब याद हो, अदरवाइज जर्मन फिलोसोफर्स आप लिख सकते हो. Romantics such as German philosophers and other music artists or dancers through folk songs, folk poetry etc. popularize the feeling of nationalism. ओके ठीक है, सो होप सो ये क्लियर होगा आपको. 7th क्वेश्चन, इटली का मैं रिपीट कर रहा हूँ, इटली का यूनिफिकेशन पीवाईक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे, जर्मनी का यूनिफिकेशन पीवाईक्यू के थ्रू डिस्कस होगा. एंड देन आपका जो ये क्या है, ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन पीवाईक्यू के थ्रू डिस्कस होगा. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, फिर हाँ पीवाईक्यूज आ जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बल्कन्स. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया था, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. बहुत ही सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन का था यूरोप में आफ्टर 1871 सिर्फ एक एरिया, एक ऐसा एरिया था 1871 के बाद यूरोप में जहां पे काफ़ी ज़्यादा टेंशंस डेवलप हुई, दैट इज़ द एरिया कॉल्ड बल्कन्स. समझ गए, एक एरिया था जिसको 1871 के बाद जहां पे काफ़ी ज़्यादा टेंशंस डेवलप हुई, जिस एरिया को क्या बोला जाने लग गया था, बल्कन्स. मतलब या क्या बोला जाता था, सॉरी क्या बोला जाने लग गया नहीं था, क्या बोला जाता था, बल्कन्स बोला जाता था. गॉट इट. अब बल्कन क्या था, बल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, मतलब बहुत टाइप के लोग रहते थे. ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, अगर आपको ये इंग्लिश याद ना रहे, वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, आप इसकी जगह ये लिख सकते हो कि दैट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यूज टू लिव देयर. ठीक है, अब कौन कौन से कंट्रीज के या कौन कौन से एरियाज के लोग वहां पर रहते थे, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे स्टेट्स लाइक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया एटसेट्रा. ओके, एक दो नेम याद रखो, एटसेट्रा ठोको, दैट्स इट. ठीक है, क्लियर. हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स. ठीक है, उनके इनहेबिटेंट्स मतलब जो वहां पे ही रहने वाले लोग थे उनको स्लैब्स बोला जाता था, तो ये आपको याद रखना है. ओके, सो बल्कन था क्या, पहले ये पता होना चाहिए. कब ये एरिया डेवलप हुआ एज अ, मतलब टेंशन कब डेवलप होना शुरू हो गई, आफ्टर 1871 टेंशन डेवलप होना शुरू हो गई. बहुत सारे वैरायटी के लोग रहते थे वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल और एथनिकल वेरिएशन के लोग रहते थे वहाँ पर. ओके, कौन कौन से कंट्रीज के लोग रहते थे सर, अगर प्रेजेंट वे में बात करें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया एटसेट्रा. ओके ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ के इनहेबिटेंट्स को क्या बोला जाता था, स्लाव्स बोला जाता था. लार्ज पार्ट जो था बल्कन्स का, लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है. बल्कन किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता था, ऑटोमन एम्पायर के थ्रू. बल्कन किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता था, ऑटोमन एम्पायर के थ्रू. ऑटोमन एम्पायर बल्कन, ऑटोमन एम्पायर बल्कन, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस. अब अंग्रेजी थोड़ा गड़बड़ हो रही होगी तो एडजस्ट कर लेना प्लीज. हाँ, फिर देन नेक्स्ट है आपका, अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो आइडियाज़ थे रोमांटिक नेशनलिज्म के, मतलब जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो डेवलप होने लग गई बल्कन्स में. ठीक है, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, उसी समय क्या बोलते हैं, ऑटोमन एम्पायर टूटने लग गया था. मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, और जिसकी वजह से ये जो रीजन है बिल्कुल दंगल का अखाड़ा बन गया, आप ऐसा बोल सकते हो. ओके, पूरा 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता रहा थ्रू द मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ओके, सो पूरा 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर ट्राई करता रहा दैट टू मेक इट सक्सेसफुल और टू मेक इट स्ट्रॉन्ग. ओके, टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ. आप इतना सिर्फ याद रखोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. वेट, मैं सिर्फ उतना ही मार्क करता हूँ जितना आपको याद रखना है. ऑल थ्रू 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज से उसने ट्राई करा. 1 by 1 क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो उसके यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़ हैं वो क्या बोलते हैं, अलग अलग होने लग गए उससे, एंड उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया. सो कंसिक्वेंटली जो बल्कन के रीजन्स हैं वो सब अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लग गए. यू कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो. ओके, बल्कन के जो पीपल्स थे बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स. ओके, बल्कन के लोगों का क्या मानना था कि भाई पहले हम इंडिपेंडेंट रहते थे, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कोई रूल नहीं करता था, लेकिन अभी आके हमें रूल करने लग गए एंड ऑल.
तो हमें अब किसी के रूल में नहीं रहना, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बल्कन लोगों का कहना था। अब एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या लिखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेंशन मतलब याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ। पहला, 1871 के बाद टेंशन बढ़ने लग गई। नंबर 2, जोग्राफिकल और डिफरेंट जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के लोग वहाँ पे रहते थे। कौन कौन से कंट्रीज के लोग रहते थे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया। थर्ड पॉइंट बनेगा आपका। हाँ, फर्स्ट पॉइंट 1871 के बाद, दूसरा जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, तीसरा कौन कौन से कंट्रीज के लोग, क्या बोला जाता था उनको, स्लाव्स बोला जाता था। चौथा, ये रीजन किस एम्पायर के थ्रू रूल किया जाता था? ऑटोमन एम्पायर के थ्रू रूल किया जाता था। पांचवा, कैसे जो ऑटोमन एम्पायर है उसके थ्रू रूल किया जाता था, रीजन फिर कैसे लोग इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस करने लग गए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर खुद डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, मतलब खुद टूटने लग गया था। तो ब्रेकअप ऑफ ऑटोमन एम्पायर मतलब ब्रेकअप, हाँ मतलब टूटना, ऐसे इस भाषा में लिखोगे आप, ओके ठीक है। फिर देन नेक्स्ट फिफ्थ वन पॉइंट आप क्या याद रख सकते हो कि 19th सेंचुरी, पूरे 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को कोशिश करा कि वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके, बट नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे जितने भी सारे कंट्रीज हैं उन्होंने बोला कि नहीं भाई, पहले तो हम नहीं रहते थे, पहले तो हम इंडिपेंडेंट रहते थे, हम किसी के अंडर में रूल नहीं, कोई हमारे ऊपर रूल नहीं करता था, सॉरी, कोई हमारे ऊपर रूल नहीं करता था, तो अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, बात खत्म हो गई, दैट्स इट, ओके। तो क्या हुआ? Hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win their long lost independence. अब सब लोग अपनी अपनी इंडिपेंडेंस मांगने लग गए, तो लड़ाई झगड़ा होने लग गया, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट टेंशंस यहाँ पर डेवलप हो गई। कहाँ पर? बल्कन्स में। तो यही आप रीज़न लिखोगे, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बल्कन्स। 4-5 वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कोट करना किसी भी आंसर में, ताकि आपको वहाँ पे मार्क्स मिल सके। एग्जामिनर क्या करता है ना, जब बोर्ड्स का इवैल्यूएशन होता है तो एग्जामिनर 1-2 वर्ड्स ढूंढता है जिससे कि आपको मार्क्स दे सके। अगर कहीं पे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो 2-3-4 वर्ड्स भी आपके काम के मिल गए तो यू विल गेट 1-2-3 मार्क्स, ओके ठीक है। लाइक ऑटोमन एम्पायर इफ यू विल राइट, तो वहाँ पे बल्कन्स में इजीली ये पता लग जाता है कि भाई किसके अंडर में कौन रूल करता था, ऑटोमन एम्पायर रूल करता, तो यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा आपको। गॉट इट? ठीक है, क्लियर। सो इसी के साथ हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आज रात को हम मिलने वाले हैं 9 बजे 9 PM पे लाइव फॉर क्विज, ओके। एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हम लोग, 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे सिलेक्टेड। 200 एमसीक्यूज वैसे मैंने प्रिपेयर करे हैं, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेटर ऑन, बट अभी के लिए सिर्फ हम 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सिर्फ एमसीक्यूज का मतलब सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, सॉरी आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें कवर्ड है, ओके। देन आपका मैच देम भी मिलेंगे आपको, ओके। एंड देन आपका असर्शन रीजन बेस्ड भी है उसमें, ओके। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं जो आते हैं एग्जाम में आजकल। तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन 50 क्वेश्चंस में। तो आओ और चेक करो अपना लेवल कि किस लेवल का आपका रिवीजन चल रहा है इस समय। एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस नहीं आते होंगे उनको समझ लेना, उनको याद कर लेना, ओके ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।